आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी है। ये रहे उसके कागजात। रोक दीजिए फांसी। कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आया तो।
काम के देख लिया अपनी गलती का नतीजा। नतीजा तो तुझे मैं दिखाऊंगा हरामजादे। अब मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। जज साहब, शायद आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले ये गोल्ड मेडल आपने एमके गांधी लॉ कॉलेज की फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट मेघा दीक्षित को अपने हाथों से पहनाया था। आज वही गोल्ड मेडलिस्ट आपसे ये कहना चाहती है कि ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है, ये समाज के नाम पर एक कलंक है। ही इज अ रेपिस्ट, ही इज अ मर्डरर। इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को काट दिया। इस आदमी को हमारे समाज में रहने का कोई हक नहीं है, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्लीज लेट मी फिनिश। मिस्टर मिर्चंदानी, इन्हें बोलने दीजिए। मैं जानती हूँ मिस्टर मिर्चंदानी क्या कहने वाले हैं, क्योंकि कानून की सारी किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि किताबों में जो भी लिखा होता है वो कोर्ट और कचहरी में नहीं होता। अब मिस्टर मिर्चंदानी मुझसे गवाह मांगेंगे, सबूत मांगेंगे, जिनकी खोखली बुनियाद पर यह कानून टिका हुआ है। हर ये तो उन वकीलों में से है जिनका पेशा यही है कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाया जाए। इनका कोई भरोसा नहीं। ये तो ये भी कह सकते हैं कि उस हादसे के दिन चतुर सिंह इस मुल्क में ही नहीं था। एग्जैक्टली योर ऑनर। तो फिर देर किस बात की है? वो नकली पासपोर्ट, नकली टिकट, नकली होटल का बिल जहां चतुर सिंह ठहरा था, वो जज साहब को दे दीजिए ताकि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। वो सारे सबूत इस फाइल में मौजूद है योर ऑनर। ये रहे वो सारे सबूत जो इन्हें निर्दोष। ब्रिलियंट मिस्टर मिर्चंदानी, ब्रिलियंट। मिस मेघा दीक्षित, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन झूठे सबूतों का गला घोटकर एक ऐसा सही फैसला सुनाएं जिससे आने वाले कल में चतुर सिंह जैसे भेड़िए पैदा ना हो, जो फिर से समाज, कानून, औरतों और बच्चों के साथ खेलने की हिम्मत ना करे। योर ऑनर, कानून की शिक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते मिस मेघा दीक्षित दलीलें तो बहुत अच्छी कर लेती है, मगर वो शायद ये भूल गई है कि अदालत में दिल छू लेने वाली दलीलें नहीं चलती। देश को बेचने वाले गद्दार, स्मगलर्स, क्रिमिनल्स का केस लड़ते लड़ते पैसों के लिए तुमने अपने आप को कानून के साथ बेच दिया है। तुम जैसे वकीलों का दिल होता है मिस्टर मिर्चंदानी। अरे तुमसे तो वो वेश्याएं अच्छी होती हैं जो बेचती जरूर है मगर अपना जिस्म बेचती हैं, अपने देश को, अपनी आत्मा को, अपने ईमान को नहीं बेचती। तुम जैसे चंद वकील इस कानून और अदालत की तौहीन हो। अरे अगर मेरा बस चले तो मैं तुम सबकी डिग्रियां छीन लूं। मिस मेघा, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल? अरे क्या कंट्रोल करूं जज साहब, क्या कंट्रोल करूं? अरे एक नारी की इज्जत लुट जाने के बाद भी अगर उसे रो रो कर अपने इंसाफ की भीख मांगनी पड़े तो शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून को और उसके रखवालों को। मिस मेघा, यह अदालत की तौहीन है। तुम इंसाफ मांगने आई हो या छीनने? जज साहब, किसने कहा कि इंसाफ मांगने से मिलता है? अरे इंसाफ ना ही मांगने से मिलता है और ना ही छीनने से। आज तो इंसाफ बिकता है, सिर्फ बिकता है। इसीलिए चतुर सिंह जैसे वैशी दरिंदे अपना सीना तान कर समाज में घूमते हैं, कानून को रुमाल समझकर अपनी जेब में रखते हैं। योर ऑनर, मिस मेघा दीक्षित बिना मतलब की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रही है, इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि अदालत अपना फैसला सुनाए। अरे ये क्या फैसला सुनाएंगे? क्या फैसला सुनाएंगे? ये फैसला मैं सुनाती हूँ। तमाम गवाहों के बयानात और सबूत की बिना पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि श्री चतुर सिंह जनता के सेवक बेकसूर है, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। ये नाम का फैसला जज साहब। मेरी बात सही निकली। जज ने उन झूठे गवाह और खोखले सबूतों की बुनियाद पर चतुर सिंह को छोड़ दिया और मैं अदालत के कटहरे में खड़ी अपने देश के अपाहिज कानून को देखती रही।
तू भी तो इस बस्ती में अकेला आया था, क्या तेरा अपना कोई नहीं? है ना, माँ है या नहीं मालूम नहीं। और तू? कभी किसी को लूटा नहीं, हराम का खाया नहीं, बेवड़ा नहीं पीता, बीड़ी पीता हूं, मुंह से बदबू आती है, सोच ले। देखा, मारे गए ना। मेघा दीक्षित को पार्सल बनाकर लाने वाले थे ये हरामजादे, और खुद पार्सल बनकर चले आए। बशीरा, उस कुत्ते को सबक सिखाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि वो तो क्या, पूरा का पूरा इलाका कांप उठे। लक्ष्मीदास जी, अपने माथे का पसीना पोंछ डालो और मेरी बताई हुई बातों को अपनी खोपड़ी में डालो, समझे? चलता हूं अब। क्या बात है बापू, कौन था वो आदमी? उसे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से? मुझसे मिलने कोई अजनबी नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बापू, क्यों नहीं आ सकता? मगर उससे मिलने के बाद आप पसीने में तरबतर क्यों हो गए? सच बताओ बापू, बात क्या है? कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। आपकी लड़खड़ाती जबान ये बता रही है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बापू, अगर आपने सच नहीं कहा ना, आपको अपनी इकलौती बेटी की कसम है। कोई बात किसने कहा तू मेरा इकलौता बेटा है? 2 बेटे हैं मेरे, छोटा तू है और बड़ा प्रताप है। धनिया, सच बता, क्या बात है? तेरे एक नहीं 2 बेटे जिंदा है, बता बात क्या है? नहीं, वो तो है ना, वो तो है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या होता है, वो 2 चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है, जमीन और जायदाद। इसने योगराज की बेटी से प्यार किया और हम दोनों बापों ने मिलकर उसका धंधा कर डाला। धंधा, अच्छी लड़की है, लड़की अच्छी है। और योगराज, वो तो साला बहुत बड़ा खिलाड़ी आदमी है और मैं सीधा साधा व्यापारी। उसके खेल में मैं फंस गया हूं। अब इस खेल में या तो मेरी बस्ती जाएगी या मेरी जिंदगी जाएगी। नहीं बापू, हमारे होते आपको कुछ नहीं होगा। कौन है वो लोग, नाम बता। अरे बेटा, उन लोगों की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं है। सारा शहर उनके सामने सर झुका के चलता है, वो अपनी हैसियत नहीं है। अरे हैसियत की बात छोड़, तू पहले मुझे उनका नाम पता बता दे। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तू जाके चाय बोल, पहले जाके चाय बोल जा। प्रताप, मुझे लगता है असली बात बापू गोल कर गए।